बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंतहाई नाकिस बुरी कारकर्दगी, भारत से बुरे तरीके से मैच हारे। सिर्फ ये नहीं कि हम मैच हारे हैं, बहुत बुरे तरीके से मैच हारे हैं। वन साइडेड मैच था, यानी गेंद जो पहली थी, यानी पहली बॉल से लेकर आखिरी गेंद तक कहीं हम ये नहीं नजर आया कि किसी वक्त मैच में कोई कमबैक की सूरत हाल हो या हम कहीं हावी हुए हों। कुछ तो हो, पहली गेंद से लेकर और मैच के खत्म होने तक पाकिस्तान बिल्कुल नीचे और भारत मुसलसल हावी रहा। और कई ओवर्स पहले जब मैच जीत लिया जाए तो बाकी क्या बचता है। जब आप इतना लो स्कोरिंग मैच देखेंगे और वो भी आखिर में आकर शाहीन अफरीदी ने जनाब कुछ 4 छक्के लगा दिए, तो एक स्कोर तो रिस्पेक्टेबल मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कि चलें जी, आप 129 तक पहुंच गए हैं और 100 रन से ज्यादा आपने बना लिए और बस, बाकी कुछ भी नहीं। हमारे साथ हो क्या रहा है, वजह क्या है कि जी ये टैलेंट है, टैलेंटेड टीम, यंग लड़के लाने हैं, यंगस्टर्स लाने हैं। भाई ऐसे यंगस्टर्स का क्या फायदा कि 10 मैचों में से किसी एक मैच में वो चल जाएगा और हम फिर अगले 10 मैच उसको ट्राई करते रहें। शाहिद अफरीदी भी कामयाब इस वजह से हुए थे कि कहीं ना कहीं इंजमाउल हक होते थे, मोहम्मद यूसुफ होते थे, यूनुस खान जैसे प्लेयर्स होते थे, तब इस तरह के प्लेयर्स कामयाब होते थे। ये नहीं हो सकता कि सारे ऐसे हैं कि जनाब 20 मैचों में से एक में चल गया, हाँ देखे ना उसने 40-50 गेंदों में 100 तो मार दिया, स्ट्राइक रेट का मसला था, फलां था। कर लें आप क्या इंग्लैंड की तरह कोई 300 रन करने जा रहे हैं? आपसे तो 150 नहीं हो रहा। तो क्या इसकी वजह है? क्यों लोग ये कह रहे हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को निकालना सबसे बड़ी गलती थी? पूरा ये एक लॉबी की तरह उनके पीछे पड़ करके जी उनका स्ट्राइक रेट बड़ा कम है, तो ये पूरी टीम ने क्या स्ट्राइक रेट दिखाया आपको कि जी फलां लड़के ने इतना कर दिया। कौन सा लड़का है बताएं ना कि 10 मैचों की एवरेज निकाल ले कि 10 में से 2 में ही चल जाए, कोई रिस्पेक्टेबल टोटल की आप चले जाए। यानी यहीं पर हम बगैर कोई खिलाड़ी आउट हुए भारत को हरा भी सकते हैं अगर रिजवान और बाबर आजम के होते हुए। तो ये क्या कर दिया है हमने, इसी पर हम बात करेंगे। अब्दुल्ला बाहला साफ़ी हैं और एंथुजियास्ट हैं, क्रिकेट पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और जब भी क्रिकेट पर बात करनी हो तो मैं इनसे ज़रूर राय लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम वाला। वालेकुम अस्सलाम साहब, कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। वाला ये जो मैंने बात की है और लोग इस पर बात कर रहे हैं, अच्छा बहुत से लोग कहेंगे जी क्रिकेट बोर्ड का मसला है, फलां मसला है। वो हमारे मसाइल हमेशा से चल रहे थे, ऐसा नहीं है कि जी एक दिन में हो गए। लेकिन ये जो हम अब देख रहे हैं इस तरह वन साइडेड मुसलसल हार कि हम अब यही समझेंगे कि हम अफगानिस्तान से जीत जाएं, कहीं थोड़ा बहुत कोई बांग्लादेश, श्रीलंका, हम तो अब मुश्किल से इसका मुकाबला करने वाली टीम बन गए हैं। कम से कम ये था कि हम टॉप 4 में तो थे। बाबर आजम के कप्तान होते हुए हम हर टूर्नामेंट के फाइनल या कम से कम सेमीफाइनल में पहुंच रहे थे। हम जीत के बहुत करीब थे और ये मैंने खुद हिस्टोरियंस को कहते सुना कि तारीख बताती है कि जब कोई टीम मुसलसल फाइनल तक, सेमीफाइनल तक पहुंचती है तो फिर कहीं ना कहीं फाइनल जीत जाती है। लेकिन उसके बाद हमने जवाल तर जवाल देखा, सियासत देखी, शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाओ, निजी फलां को उठा के फलां को बनाओ, जी यंग माइंड चाहिए, यंगस्टर्स चाहिए। तो अब ये आपकी हालत हो गई है कि एशिया कप का पहला भारत से टाकरा हुआ है और हम बिल्कुल आप देख लें कि एक्सपोज होकर रह गए। अब होगा शायद ये कि किसी छोटी टीम से मैच हो जाएगा और उसमें हम थोड़ा सा बेहतर स्कोर कर लेंगे। नहीं देखा, यही यंगस्टर्स हैं जो कमाल करेंगे। बिल्कुल साहब भाई, देखिए जिस तरह आपने भी कहा कि पहले हम अब जब ये इसका स्क्वाड सेलेक्ट हुआ था उस टाइम आपको जे साहब से भी सवाल हुआ था कि जी उनका बाबर आजम उनका कैरियर खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो उनको हम इस वजह से नहीं खिला रहे कि जी उनका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है। और उससे पहले भी उनको 3 सीरीज में उनको नहीं खिलाया गया था। कह रहे थे हमारा बड़ा अच्छा टीम बन गई हुई है, जो हमारे पास पॉपुलर आ गया, साहबजादा फरहान हो गए, साइम अयूब हो गए और इस तरह बाकी जो बॉलिंग ने सारी यूनिट चेंज किया, सारा उस तरह इनका लेके वो चल रहे थे सारा। तो उस टाइम भी इन पे काफी तनकीद हुई थी। अभी एशिया कप भी इनके जो इससे पहले जो ट्राई सीरीज हुई इसमें परफॉर्मेंस आपके सामने, जिस तरह अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का मैच हुआ था और जो फाइनल में जिस तरह हमने वो जीते थे, जो वो भी आपके सामने ही है। वो भी जो बैटिंग की परफॉर्मेंस थी उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, वो भी आपके सामने। वो तो नवाज की अच्छी बॉलिंग की वजह से वो पाकिस्तान वो जीत गया और कुछ हमारी इज्जत रह गई। और जिस तरह और दूसरा ये कि वो अब इनकी ही बात कर रहे हैं जो यंगस्टर है, ठीक है, इस पे ऐसी बिल्कुल ठीक है, यंगस्टर है, प्लेयर को टाइम देना पड़ता है। लेकिन देखे शायद यूं के तकरीबन कुछ 40-43 या इतने मैच 40 से ऊपर तकरीबन वो मैच खेल चुके हैं। अभी आज देखेंगे, अभी एक और अभी मैं पढ़ रहा था, कहीं पे लगा हुआ था कि जी जो सबसे बड़ा जो नोटोरियस रिकॉर्ड है ना उसमें T20 में 0 पे आउट होने का, उससे पहले बाबर आजम के पास था, वो आज साइम अयूब को मिल गया है। मतलब 7वीं दफा वो 0 पे आउट हो गए हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर उसमें बाबर आजम के साथ उसमें मोहम्मद हफीज और वो दूसरा शामिल है। और एक और सामने इसमें जो सबसे एक और चीज जो दिलचस्प चीज है वो ये है कि जो जसप्रीत बुमराह को तकरीबन उसने 400 बॉलें करवाई है, जो तकरीबन 66 या 67 ओवर बनते हैं। उसको पहला छक्का मारा पाकिस्तानी किसी बैट्समैन है, वो भी साहबजादा फरहान ने।
ठीक। तो ये हाल हो गया है सर हमारी जो उसका क्रिकेट का। और बिल्कुल आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह वो थे, जब रिजवान थे या बाबर थे, जो उनका बेशक स्ट्राइक रेट नहीं था, लेकिन हमारी टीम की परफॉर्मेंस या टूर्नामेंट में हमारी परफॉर्मेंस जो थी इस तरह बुरी नहीं होती थी। अच्छा, लेकिन चले हम स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं, उस पर भी आ जाते हैं अगर, तो क्या उनका स्ट्राइक रेट जो मौजूदा टीम में स्ट्राइक रेट हमें नजर आ रहा है उनसे कोई बहुत बुरा था? किसका स्ट्राइक रेट इस वक्त मैं कहता हूं कि जी वो 200 है या 150 पौने 200 स्ट्राइक रेट है, कि अगर वो 100 गेंदें खेल रहे हैं तो उसमें मिसाल के तौर पर कि वो 200 स्कोर बना रहे हैं, यही था ना जी इनका स्ट्राइक रेट बाबर या रिजवान का जी? वो 150 से कम है या 25 30 इतना है। तो थोड़ा उनको मोटिवेट करके या बताया जाता है जिम्मेदारी है जो भी था, चले छोड़ दे, वो नहीं बेहतर हो रहे थे, तो इनमें कौन सा बेहतर है जो स्ट्राइक रेट बेहतर कर रहा है? वो स्ट्राइक रेट बनाने की पोजीशन में नहीं आता, अंडे पर आउट हो रहे हैं। कितने हैं जो डबल फिगर्स में नहीं जा पा रहे? अब मोहम्मद हारिस है, बहुत अच्छा जी होगा, एक मैच में वो चल गया, उसको ऊपर ले आओ, फारे गए, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या इसी पर बैठे रहेंगे कि जी 10 मैचों में एक में चल गया, अच्छा कुछ बच गए, वो ओमान के खिलाफ फलां चल गया जी, वो एक प्लेयर चल गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त कोच थे मिसबाहुल हक, और उन्होंने कहा, ये बाबर आजम उस वक्त यानी हमारे ये कहें कि सीनियर प्लेयर्स में से नहीं थे, यंगस्टर्स आए थे और उस वक्त मैच्योर हो गए थे और हमारे बेस्ट बैट्समैन के तौर पर आने लग गए थे। तो मिसबाहुल हक ने कहा था जी कब तक होगा कि बाबर आजम स्कोर करेगा तो हम जीतेंगे बस। अब आप देखिए स्टेडियम भी खाली नजर आ रहा है, कोई सोच नहीं सकता पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मैच और स्टेडियम खाली हो। कुछ कह रहे हैं जी विराट कोहली या शर्मा या उधर निकले, वो अलग बात होगी, लेकिन आपको ऐसे प्लेयर्स की कहीं ना कहीं जरूरत होती है। अब आप PSL की परफॉर्मेंस देखें या जितने ये टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे हैं, मैं अभी देख रहा था रिजवान जाकर खेल रहे हैं, जबरदस्त स्ट्राइक रेट वो दिखा रहे हैं वहां पर। तो बिल्कुल सर, देखिए ना, अभी आप परफॉर्मेंस का अगर कंपैरिजन कर ले, परफॉर्मेंस कर रहा हूँ स्ट्राइक रेट की सामने, तो अभी आप देखें पाकिस्तान के आप जो जितने प्लेयर हैं इनके आज की अगर मैच की बात करूं तो वो साइम अयूब देखिए पहली गेंद पे 0 पे आउट हो गए, ठीक है। उसके अलावा साहबजादा फरहान है, उन्होंने भी 40 गेंदों पे 40 रन किए। इसी तरह नीचे थे जो सारे, जो किसी का 1 स्कोर किसी का 2 स्कोर, इस तरह करके ये इनका वो सारा इनका स्ट्राइक रेट है। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया के ही जो इनके जो टॉप 3 है उनके स्ट्राइक रेट देखें, जो अभिषेक शर्मा है जिन्होंने शुरू में आकर बेहतरीन इंडिया को आगाज दिया, उनका आप स्ट्राइक रेट देखें, उन्होंने अभी तकरीबन 18-19 मैच खेले हैं, उनका 193 का स्ट्राइक रेट है। अभी मैं पिछले मैच में जब इनका यूएई के साथ मैच हो रहा था, तो जब वो बैटिंग कर रहे थे अभिषेक शर्मा, तो उनका वो अंदाज मतलब वो आते साथ ही वो इस तरह, और ये नहीं कि उन्हें आगे पहले सेट होना पड़ता है, करना पड़ता, और वो मतलब, और ना ही उनके पास अभी कोई इतना एक्सपीरियंस है। ठीक है, IPL में उनकी परफॉर्मेंस है और कोई कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी होंगी, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पे आकर थोड़ी सी बल्कि ऑल टुगेदर सारी वो जो है वो कंपटीशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। लेकिन उसमें वसीम अकरम साहब कह रहे थे कि मैंने आज तक किसी को इस तरह की हिटिंग करते हुए नहीं देखा। तो उसी तरह अगर उनका क्या शुभमन गिल है जो उनके कप्तान भी हैं, उनका स्ट्राइक रेट देख लें, जिस तरह उन्होंने आके बैटिंग की, भाई उसके बाद जो नीचे तिलक वर्मन के सबके स्ट्राइक रेट देखें तो ऑलमोस्ट वो 150 को टच कर रहे हैं। अभी आपको देख लें कि जहाँ पे 150 और हमारे शुरू होते हैं, मतलब एक मैंने आज जो देखा वो सबसे ज्यादा स्ट्राइकर हमारा हसन नवाज है, तो उनको भी नए आए हैं, यंग है, बैट्समैन है, उनका स्ट्राइक रेट 161 देखा मैंने, बाकी तकरीबन जो है 150 से नीचे, 150। और एक और चीज मैं अर्ज करता हूं, देखिए ना, अब स्ट्राइक रेट आपका बड़ा अच्छा, किसी का आज के दिन तो हम कह नहीं सकते इतना लो स्कोरिंग था, तो जो आपको बेनिफिट देंगे कि जी कोई कर नहीं रहा था तो चलो जी स्लो हो गया। बाबर आजम को होते हुए क्या होता था? कोई और मुझे बताए ना कि जो प्लेयर है उसके ऊपर प्रेशर तो आएगा सीनियर प्लेयर पर कि भाई उसके साथ कोई खड़ा हो रहा हो। वो ये कहते थे जी ओहो बाबर आजम स्लो खेला इसलिए नीचे प्रेशर आ गया, तो भाई उसके साथ कोई दूसरा प्लेयर स्ट्राइक रेट अच्छा कर रहा होता, वो खड़ा हो रहा होता, तो वो भी अपना को बेहतर कर लेता। जब उसको मसला ये है कि इर्द गिर्द उसके कोई खड़ा ही नहीं है, विकेटें गिरती चली जा रही हैं, उसने अपना स्ट्राइक रेट कहां से इंप्रूव करना है मुझे बताएं। बिल्कुल वही बात करने लगा। अभी मैं भी सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, पिछले दिनों एक पोस्ट कर रही थी मोहसिन हसन खान साहब को, जो हमारे साहब कोच भी रहे हैं और पाकिस्तान के शायद मेरा कैप्टन भी रहे अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उनको मैंने कहीं पढ़ा था कि वो कह रहे थे कि जी बाबर आजम और विराट कोहली का सबसे बड़ा विराट कोहली से ऐसे बना, उसके साथ जो दूसरे बैट्समैन थे वो क्वालिटी बैट्समैन थे, जिसकी वजह से उसको आसानी होती थी अपनी इनिंग को बिल्ड करने में या अपना मतलब टीम को मैच जितवाने में, परफॉर्मेंस देने में। और अगर बाबर आजम का वो देखें तो हमारे पास उस तरह के कोई है ही नहीं थे बैट्समैन का, अगर वो उसको लेके जाए। उसके बावजूद भी आज भी अगर उनकी देखें वनडे में या T20 में, तो वो तो इनकी अभी नहीं खिला रहे उस वजह से, और जो उनकी रिसेंट उनकी 1-2 साल में उनकी परफॉर्मेंस रही है, बैट बाय जाते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल साइलेंट पे कर दें कि जी वो बिल्कुल खत्म हो गया, या ये इस तरह खत्म भी नहीं कह सकते कि आप वो हो गया। और तो ये टाइम देना पड़ता है, आखिर में करना पड़ता है फिर। हाँ जी, वाला आखिर में जो मैंने बात कही आपसे एग्री करते हैं कि शाहिद अफरीदी
अगर हम कहते हैं जी उसने मॉडर्न क्रिकेट खेली, या जय सूर्या की बात कर लें, इस तरह के जितने प्लेयर्स की बात कर लें, जय सूर्या की बात करें तो रविंद्र डिसिल्वा आपको याद होगा, राणा टुंगा याद होगा, उसके बाद आपको संगाकारा याद होगा, उसके बाद जयवर्धने याद होगा। यानी ऐसे प्लेयर शाहिद अफरीदी हो ही नहीं सकता था, मैं लिख कर देने को तैयार हूं, अगर इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान या मिसबाह उल हक या दीगर इस तरह के लोग जो इनिंग्स बिल्ड करते थे, आप उनको निकाल दें तो ये हो ही नहीं सकता। जब आप सारा कुछ एक प्लेयर पर डाला होगा और कहेगा जी उसका स्ट्राइक रेट, भाई स्ट्राइक रेट क्या बनाएगा जहां दूसरा तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो आज के टीम में भी देख लेते हैं किसका स्ट्राइक रेट है, शाहिन अफरीदी के अलावा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी का भी कि आप सिग्निफिकेंट किसी को गर्दान सकें, कुछ कर लिया, सारा टीम ही फारेगा। लास्ट कमेंट हम उसके बाद खत्म करेंगे, शॉर्ट कमेंट प्लीज। बिल्कुल मैं इस तरह आसान करता हूं। देखिए ना अभी आप जिस तरह आपने बात की, वो अफरीदी हो गया, किसी इंतजाम थे या सारे थे, वही बाबर आजम वाली बात इनके साथ देखें, वो कौन से जो प्लेयर हैं अभी इनके साथ सिचुएशन क्या होती थी, बाबर आजम के वन डाउन आते थे, फिर यहाँ ओपनर आते थे, उनके साथ 3-3 4-4 आउट हो गए, 40 से आपकी 5 आउट हो गए, 4 आउट हो गए, तो फिर इस सिचुएशन में आपने नहीं उसको बिल्ड करना, फिर जितना आप कर सकते हैं आपने उसको उस हिसाब से चीजों को लेकर चलना ना। फर्क ये था, स्ट्राइक रेट नहीं मैटर करता, बिल्कुल वाला फर्क ये था कि अच्छा जी वो बुरा भला बन रहे होते थे, गालियां खा रहे होते थे कि इसी सिचुएशन में जी 150 हो जाता था, ठीक है, क्योंकि बाबर आजम स्लो खेलता था, चलो एक रिस्पेक्टेबल टोटल 150-60 करके आप हार गए। यहां ये हुआ कि आप 129 पर हार गए। बस ये है बाबर आजम या रिजवान का गुना कि वो फिर ये सोचते रहते थे कि चलो एक फाइटिंग टोटल तो हो जाए, जो हमें यहां वो भी नहीं मिल सका। तो उसमें थोड़ा सा होता था चलिए 17th-18th ओवर में मैच चला जाएगा, यहाँ आपने 15 ओवर में ही जो है ना सारा खत्म कर लिया। कम से कम आप ये कह सकते हैं आपको रिस्पेक्टेबल टोटल मिल जाता था, कंपेटिटिव टोटल मिल जाता था, फिर बॉलिंग आपके साथ वो उसको सपोर्ट करती थी, फिर इस हिसाब से वो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती थी मैच की। बस ये हमारे यहाँ पॉलिटिक्स किसी को जमने नहीं देते। बहुत शुक्रिया वाला आपका, बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह इसी तरह फिर क्रिकेट पे जब भी बात होगी आपको तकलीफ देते रहेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। तो जनाब ये है सूरत हाल जिस वजह से पाकिस्तान एक दफ़ा फिर ये मैच बुरे तरीके से हार गया है। और 25 गेंदें रहती थीं, 7 विकेटें बाकी थीं, 127 पर 9 आउट थे और टारगेट 128 का था और 131 पर 3 सिर्फ आउट हुए और भी नहीं 133 रन बना लिए भारत ने। अब हाल ये है कि साइम यूब सीफर पे साहबजादा फरहान ने 40 किए 44 गेंदों पे, मोहम्मद हारिस सिर्फ 3 रन बना सके, 5 गेंदें खेली। फ़खर जमान 17 स्कोर किया 15 गेंदों पर। सबान आगा हमारे कप्तान सिर्फ 3 रन बनाए, उन्होंने 12 गेंदें खेलकर। देखिए कप्तान पर यह होता है ना प्रेशर। बाबर आजम जब था आप बहुत कहते थे 12 गेंदें खेलकर 3 स्कोर किया और वो गए, ठीक है, तो ये भी स्ट्राइक रेट फिर बिल्ड कर लेते। बहुत अच्छे बंदे हैं जी। मोहम्मद नवाज 0 पर 1 गेंद खेली, उसी पे ही खत्म। फ़हीम अशरफ कई दफ़ा बहरान में छक्का चल जाते हैं, 14 गेंदों पर 11 रन। शाहीन शाह अफरीदी 16 गेंदों पर 33, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट सिर्फ हमें इनका नजर आया है और बस 200 प्लस स्ट्राइक रेट सिर्फ इनका है। सुफियान मुकीम 6 गेंदों में 10 किया। किसी प्लेयर का कोई 150 पर 200 पर नहीं है। फ़खर ज़मान का 113 स्ट्राइक रेट, साहबजादा फरहान जी 90 स्ट्राइक रेट, ये आप देख लीजिए 90 113 की जो ऊपर स्ट्राइक रेट है, बाकी किसी का 71 है, किसी का 78 है, 90 सिर्फ शाहीन अफरीदी का 206 है। अगर फिर स्ट्राइक रेट पे रखना है फिर शाहीन अफरीदी को बैट्समैन के तौर पर खिला दें आप। तो ये तो हाल है हमारी टीम का कि स्ट्राइक रेट जी अच्छा होना चाहिए, स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम ये चेंज ला रहे हैं। आप कर लें चेंज। अल्लाह हाफिज़।